और चलिए आगे बढ़ते बात अब करेंगे पुतिन की। देखिए, इस रूस की सैन्य शक्ति इस वक्त दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है और फरवरी 2026 की बात करते हैं तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक रूसी फौज दुनिया में दूसरे स्थान पर इस वक्त है। और रूस की फौज की ताकत के बारे में हम आपको बताएंगे और सब आपको इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि देखिए, इतनी ताकतवर सेना होने के बावजूद भी रूसी फौज हमास मॉडल पर काम कर रही है। यह दावा किया गया है ब्रिटेन की मीडिया का, और दावा यह किया गया है कि बेलारूस के पास रूसी सैनिक हमास की तर्ज पर सुरंग खोद रहे हैं। इनका मकसद बेलारूस के रास्ते अपने लोगों को पहले पोलैंड और फिर यूरोप भेजने की है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वेका के पास यह सुरंग तैयार हो रहा है और इस सुरंग की लंबाई 1.5 मीटर है, जिससे इंसान झुककर आसानी से निकल सकता है। कुल मिलाकर देखिए, पोलैंड पुलिस ने भी बेलारूस से लगे इलाकों में 4 सुरंगों का पता लगा लिया है। दावा यह किया जा रहा है कि रूस सुरंग खोदने के लिए हमास के लोगों की भी मदद ले रहा है। साथ ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के युवाओं को लड़ने के लिए यूरोप भेजा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर रूस इतना ताकतवर होने के बावजूद सुरंग आखिर क्यों खोद रहा है? वो हमास की तर्ज पर लड़ाई क्यों लड़ रहा है? सवाल यह भी है कि आखिर रूस 4 साल बाद भी यूक्रेन जंग में क्यों उलझा हुआ है, जबकि जंग शुरू होने से पहले पुतिन ने सिर्फ 24 घंटे में यूक्रेन फतह का दावा किया था। और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो रूस का ये कदम है आखिर क्या संकेत दे रहा है। लेकिन सबसे पहले आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि जो पुतिन का ये मॉडल है, हमास मॉडल, आखिर क्यों इसे अपनाया जा रहा है। देखिए, यूरोप को दहलाने के लिए हमास मॉडल इस वक्त तैयार रूस की ओर से हो रहा है। यूरोप बॉर्डर के पास सुरंगें खुदवा रहा है रूस, और इसी के साथ ही अब तक जो है 4 सुरंगों का पता चला है, यानी कि पोलैंड सीमा के पास 4 सुरंगों का पता इस वक्त चला है। और इसके साथ ही सुरंगों के जरिए लड़ाकों को यूरोप भेजने की भी कोशिशें यहां पर की जा रही है। वहीं अधिकांश लड़ाके पाकिस्तान और अफगानिस्तानी, यानी कि इन 2 जगहों को बताई जा रहे हैं और किसी भी वक्त यूरोप को अस्त व्यस्त किया जा सकता है। इसके अलावा शुरुआत बेलारूस और पोलैंड के रास्ते से हो रही है, यानी कि किस तरीके से यहां पर तैयारियां हो रही है युद्ध को लेकर, और सुरंग खोदने के लिए हमास की इस वक्त बताया जा रहा है कि मदद भी ली जा रही है। कुल मिलाकर देखिए, पुतिन इस वक्त जो ये कदम उठा रहे हैं, जो ये सुरंग खोदे जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि रूस एक ताकतवर देश है और ऐसे में सुरंग खोदना आखिर क्या मंशा है, क्या रणनीति है पुतिन की, ये जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और श्रुति दास गुप्ता विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी कर्नल टीपी त्यागी सर, ये पुतिन की ओर से ये जो मॉडल हमास का अपनाया जा रहा है, ये सुरंगें जो खोदी जा रही है, क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? क्या रणनीति अपना रहे हैं पुतिन इस वक्त? देखिए, किसी भी युद्ध में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है डिसेप्शन, और वो डिसेप्शन अचीव करने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता होता है अंडरग्राउंड एक्टिविटी। आप देखिए कि इजराइल को अभी तक भी पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई है गाजा के अंदर जो हमास ने सुरंग बनाई थी, क्योंकि सुरंगों के अंदर के मूवमेंट में 2 चीजें रहती हैं। एक तो ये कि आपके मूवमेंट का पता नहीं लगता, और दूसरा ये कि आपके ऊपर किसी बाहरी अटैक का असर नहीं होता। अब चूंकि ये कहना कि रशिया के 4 साल लग गए और वो यूक्रेन को खत्म नहीं कर पाया, ये दरअसल में गलत है। रशिया का यूक्रेन के साथ युद्ध है ही नहीं। यूं कहिए कि पूरे के पूरे 32 नेटो कंट्रीज मिलकर भी 4 साल के अंदर रशिया को नहीं हरा पाए। ये युद्ध रशिया का बाकी 32 कंट्रीज के साथ था, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। तो ऐसे समय में उसने यूक्रेन को ऐसी हालत में लाके रख दिया कि उसके करीब करीब 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन को क्या मिला अलावा इसके कि उसने रशिया को नुकसान पहुंचाया। और अब चूंकि जब यूएसएसआर का फ्रेगमेंटेशन हुआ था, तो उस समय ये कहा गया था कि जो उस समय नेटो के 13-14 देश थे, उससे ज्यादा ईस्टवर्ड का एक्सपेंशन नहीं करेंगे, लेकिन वो करते रहे। और तो और युद्ध के दौरान ही
उन्होंने स्विट्जरलैंड और फिनलैंड को भी नेटो का मेंबर बना लिया। तो रशिया के प्रेसिडेंट ने 2015 से ही ये तैयारी शुरू कर दी थी कि मैं रशिया को दोबारा से यूएसएसआर की वाली हैसियत में लाना चाहता हूँ। अब मेरा ख्याल है ये समय आ गया है कि वो यूरोप के ऊपर आक्रमण करने की प्लानिंग कर रहे हैं, एक्शन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो जी। कहाँ से होगा भाई? लेटविया, एस्टोनिया, लिथुनिया, ये तो छोटे छोटे देश हैं, लेकिन इनके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता बेलारूस से होकर गुजरता है, क्योंकि बेलारूस के साथ मिला हुआ है पोलैंड, और वहां पे उसका कैलिनिनग्रेड भी आता है। तो हम्म। ऐसे समय में उसका जो मूवमेंट होगा या जो जो प्रारंभिक अटैक होगा वो बेलारूस के थ्रू होगा। इसलिए बेलारूस में ये सुरंगें खुदवाई जा रही हैं, ताकि कैलिनिनग्रेड के लिए भी सुरक्षा हो, और जो उसके पीछे एक सवाल की गैप है उसको भी बहुत एक जिसे बोलते हैं ब्लिट्जक्रिग टैक्टिक्स, यानी कि काइनेटिक सिचुएशन में तुरंत उसके ऊपर कब्जा किया जाए और फिर पोलैंड से आगे बढ़ा जाए। तो ये मुझे लगता है कि शायद एक इंटेंशन नहीं होगी बेलारूस में ये ट्रेंच खुदवाने की। हम्म। ठीक है। लेकिन श्रुति दास गुप्ता जी, जरा आप ये समझाइए, क्योंकि देखिए ये जो इस वक्त स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, अब खास करके देखिए जो पुतिन अभी ये कदम उठा रहे हैं सुरंग को लेकर, इससे अब आगे क्या हो सकता है? यानी कि क्या समझा जाए, पोलैंड और साथ ही साथ जो यूरोपीय संघ है, क्या उन्हें अब अपनी सुरक्षा नीति में बदलाव करने की जरूरत है? इनकी सुरक्षा नीति तो ऑलरेडी बदल रही है। ये लोग अब कोल्ड वॉर एरा डिफेंसिव उसकी बजाय ऑफेंसिव की तरफ सब लोग अपना रुख कर चुके हैं। इन सब ने अपने डिफेंस बजट्स बढ़ा दिए। इन काफी सारे नेशंस ने कंस्क्रिप्शन की ओर जो है जो फौज के अंदर यंग लोगों को जबरदस्ती तो नहीं, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन तो अभी नहीं हो रहा है, पर एनकरेज कंस्क्रिप्शन मतलब बुलाने की, रिझाने की कोशिश हो रही है कि भाई आइए, एक जी। दो साल 3-4 साल आप अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग करिए, सर्व करिए अपने नेशन को। ये लोग सब डिफेंस रेडी हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं ये सब पढ़ूं कि आप डिफेंस रेडी हो रहे हैं, ऊपर से उन्होंने एक और जो चेंज लिया है एज अ होल कॉन्टिनेंट, यूरोप ने एक चेंज जो लिया है वो ये मेजर चेंज ये लिया है कि उन्होंने रियलाइज किया है कि यूएस के ऊपर डिपेंड करके जो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी के ऊपर एक फैक्टर रखा था, उस पर वो डिपेंड नहीं कर सकते हैं। उनको अपनी सिक्योरिटी खुद रखनी है। यूएस डिपेंडेंट जो है, नेटो डिपेंडेंट, यूएस डिपेंडेंट जो फैक्शन है, उस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी सूरत हालात के अंदर उन्होंने देख लिया है कि यूएस पहले अपनी डील्स, अपनी जियोपॉलिटिक्स, अपना वो जो है बेनिफिट वो देखेगा। इन लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी है वो हमेशा सेकेंडरी रह जाती है। जी। तो ये नेटो के अंदर, नेटो अ, बना तो यूएसए की तरफ से था कि भाई किसी तरह से वो यूरोप के अंदर अपना जो है जोर बना के रखे और प्रोटेक्शन के नाम पे, और रशिया पे प्रेशर बना के रखे। लेकिन अल्टीमेटली नेटो जो है वो यूएसए का एक वैसल स्टेट बनने का ही एक तरीका हो गया है। आप उसके अधीन रहिए, आप उसके कहने के हिसाब से युद्ध लड़िए, आप उसके हिसाब से खर्चा करिए। तो ये लोग अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी चेंज कर रहे हैं। जो इंडिया के साथ इतनी सब यूरोपियन डील्स जो चल रही है ना, इसके अंदर डिफेंस फैक्टर भी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक हिसाब से भी, और एक डिफेंस टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, कि वो चाहते हैं कि उनके हाथ में जल्दी से जल्दी वेपन्स आ सके, वो यूएसए डिपेंडेंट जो लॉबी है उससे भी अलग हो जाए। तो रशिया यूक्रेन वॉर का एक बाय प्रोडक्ट ये हो गया कि हम प्री कोल्ड पोस्ट कोल्ड वॉर एरा की बजाय प्री नेक्स्ट वॉर के एरा में आ गए हैं। अब ये प्री वॉर एरा चल रही है। ये बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट भी हमारे साथ ये मानेंगे कि ये प्री वॉर एरा है। ये सब अब तैयारी कर रहे हैं कि अपने आप को दोबारा से सशक्त करें, अपने आप दोबारा आर्मी उनकी स्ट्रांग करें। जर्मनी जिसने इतने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब नहीं किया तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर लिए। तो ये भी हमें समझ में आना चाहिए कि ये लोग अब तैयारी कर रहे हैं युद्ध की, डायरेक्ट फेस टू फेस। अब तक तो यूक्रेन एक था, अब यूक्रेन के बाद ये शायद डायरेक्ट एक कन्फ्रंटेशनल फोर्स बनाने की कोशिश करें कि यूरोप अपनी जो है लड़ाई अब खुद लड़ेगा। यूएस डिपेंडेंट या नेटो डिपेंडेंट एक इनकी जो है वो फैसेट नहीं रहेगा। दूसरा, अब जैसे ड्रोन्स के साथ जो चेंज आया है, सबसे बड़ा फैक्टर यूक्रेन वॉर का रहा है ड्रोन्स। और ड्रोन टेक्नोलॉजी ने डिसाइड किया कि आपके पास कितने भी ज्यादा लोग क्यों ना हो, एक ड्रोन बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी से बड़ा जो है, उसी की ये जो चुनौती जो जीतने वाला है। अब रशिया ने दिखाया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से बचने के लिए आपको अगर कोई
समाधान चाहिए तो वो है आपके रीएनफोर्स्ड आपके टनल्स। रीएनफोर्स्ड टनल जो है उसके अंदर फर्स्ट पर्सन व्यू वाले जो है आपके ये ड्रोन्स जो हैं ये इनइफेक्टिव हो जाएंगे, आपकी सप्लाई लाइंस सिक्योर हो जाएंगी, जी। आपके मूवमेंट सिक्योर हो जाएंगे। तो ये एक रणनीति के तौर से भी और एक पॉलिटिकल तौर से भी ये जो टेक्नोलॉजीज हैं अब आके ये चेंज दिखा रही हैं। बिल्कुल। लेकिन टीपी त्यागी सर, क्योंकि देखिए हमास मॉडल को यहाँ पर अपनाना और जिस तरीके से अब तक जो 4 सुरंगों का पता चला है, इससे ये भी माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में अब रूस का बहुत ज्यादा विध्वंसक रूप भी देखने को मिले, क्योंकि बीते 4 सालों से जो हम युद्ध वाले हालात देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में, और अब तक देखिए ना रूस ना यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। तो अब जो नई स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, इससे क्या माना जाए कि अपना जो एक उन्होंने मिशन बनाया है रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से एक मिशन बनाया गया कि हमें किसी भी तरीके से जो हमारी मंशा है उसको हम जब तक हासिल नहीं करते हैं तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अब आगे क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? देखिए स्थिति तो पहले दिन से क्लियर थी। आप एक थोड़ा सा ये देखिए विद कॉमन सेंस कि नेटो की आबादी है करीब 65 करोड़ जी। और रशिया की आबादी है 15 करोड़ और अमेरिका की आबादी है करीब 35 करोड़। तो 65 करोड़ लोग नेटो के 35 करोड़ अमेरिका वालों से मदद मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं, और किसके खिलाफ? 15 करोड़ रशिया के खिलाफ। यानी कि अमेरिका भी और यूरोप भी कहीं ना कहीं रशिया से डरे हुए हैं। लेकिन चूंकि साथ मिलके लड़ते रहे और इकट्ठे थे और इतने सारे उनके हथियार थे, लिहाजा ये युद्ध लंबा खिंच गया। आज भी, अब तक भी रशिया के प्रेसिडेंट ने धैर्य का परिचय दिया है। उन्होंने इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ही बताया, वरना उसके पास ऐसे हथियार हैं जिनका समानांतर दुनिया में है ही नहीं। जैसे उसकी स्काई फॉल मिसाइल है जो न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है, घूमती ही रहती है पूरे उसके अंदर, ब्रह्मांड के अंदर। या जैसे उसका वो टॉर्पेडो है जो न्यूक्लियर बेलगोरोड सबमरीन से दागा जा सकता है, जो एक झटके में आधे ब्रिटेन को डुबो सकता है। या जैसे उसकी सरमट मिसाइल है, जिरकॉन मिसाइल है, इनका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। और शनिक का छोटा मोटा टेस्ट किया है, पूरी तरह उसे भी इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन इनके इस्तेमाल के साथ अगर उसे यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर अटैक करना है तो उसके लिए उसको चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा बिगिनिंग जिसमें डिसेप्शन भी हो और सेफ्टी भी हो। अब हमास ने ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया पूरी दुनिया को कि इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क के सामने भी हमास इतने दिन तक डटा रहा, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स बट बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड मूवमेंट। ये जो टनल्स हैं, इस टनल्स में आपकी लॉजिस्टिक्स भी चल सकती हैं, आपके हथियार भी रखे जा सकते हैं, आपका मूवमेंट भी हो सकता है, आप इसमें सुरक्षित भी रह सकते हैं, और इससे निकल के आप जहां चाहे वहां अटैक भी कर सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी खाली हम गाजा की नहीं है जी, इससे पहले भी और जगह भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। नॉर्थ कोरिया में भी इस्तेमाल है, ईरान के अंदर बेसिकली इन सुरंगों का इस्तेमाल है, क्योंकि उसके जितने भी अंडरग्राउंड ठिकाने हैं वो टनल से आपस में कनेक्टेड है। तो रशिया का इस समय टनल बनाना और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लड़ाकों को बुलाना ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी नए युद्ध के प्रारंभ का इशारा हो। और वो इशारा लगता भी है, क्योंकि प्लानिंग ये है कि बेलारूस की तरफ से नाटो के ऊपर आक्रमण प्रारंभ किया जाएगा और फिर आगे बढ़ाया जाएगा। ये प्लानिंग एक लंबे समय से चल रही है। और जरा सर ये भी समझाइए, जो हमास मॉडल जिसका जिक्र हो रहा है, अब ये क्यों कहा जा रहा है? नहीं, हमास मॉडल इसलिए क्योंकि हमास ने दुनिया को डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। कितने बॉम्ब डाले गए हैं गाजा के ऊपर, लेकिन हमास आज भी जिंदा है। हमास आज भी जिंदा है, इतने सारे एयर बम्बार्डमेंट के बाद भी क्यों जिंदा है? इट इज बिकॉज ऑफ द टनल्स एंड नथिंग एल्स। इट इज बिकॉज ऑफ द टनल्स।
वहां तो जो है गाजा में लोगों से पूछा गया, हमास से पूछा गया था कि भाई अभी बम्बार्डमेंट हो रहा है, आप जो दूसरे लोग हैं उनको भी टनल में ले आइए। बोले नहीं साहब, हम ही टनल में रहेंगे। आप जानती हैं कि जितना पैसा हमास को दिया गया, खुद इजराइल ने भी दिया, और ने जी। तो दिया ही दिया, खुद हम्म। इजराइल ने भी दिया, ईरान ने भी दिया, दूसरे देशों ने भी दिया। वो दिया किस लिए गया था? पैलेस्टीनियन के कल्याण के लिए दिया गया था। मगर उन्होंने सारा पैसा वो इस्तेमाल किया इजिप्ट अपने राफा बॉर्डर के थ्रू अंडरग्राउंड सीमेंट और कंक्रीट और सरिया मंगाने में, और अपनी टनल्स को पुख्ता किया। तो वो टनल एक ऐसा फूल प्रूफ ठिकाना बन गया जी। जिसके दम पर उन्होंने इतने दिन लड़ाई लड़ी, और जिसके दम पर खोमेनी कह रहा है, हम्म। खोमेनी कह रहा है, खोमेनी को भेज दिया गया है बंकर में। बंकर इज कनेक्टेड विद टनल, और वो कहते हैं कि इट इज सो वेल रीइंफोर्स्ड कि कोई इसको भेद ही नहीं सकता। तो हम्म। ये अच्छा, ये आज की बात नहीं है, ये तो हमेशा पहले से है, पहले से है। लेकिन बॉर्डर पे इस समय इसका खुदना, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लड़ाकों को बुलाना, जी। ये मुझे लगता है कि ये एक संकेत है कि हम्म। शायद इट इज द बिगिनिंग ऑफ assault on NATO countries by Russia. That may be the reason कि स्टार्ट करते टाइम, देखिए जब लड़ाई शुरू होती है तो उसमें इनिशिएटिव बहुत मायने रखता है कि पहले किसने इनिशिएटिव लिया। और इनिशिएटिव में अगर आपकी कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं हम्म। तो फिर आपके ट्रुप्स का मोराल कम हो जाता है। हम्म। तो कम से कम कैजुअलिटीज करने के लिए, हम्म। ज्यादा से ज्यादा सरप्राइज और डिसेप्शन के लिए ये ट्रेन शायद खुदवाई जा रही है। और ये मॉस्को में तो नहीं खुदवाई जा रही, क्रेमलिन हम्म। में तो नहीं खुदवाई जा रही, ये कहाँ खुदवाई जा रही है? उस जगह जहां से अटैक इज लाइकली, और वो है बेलारूस और पोलैंड का बॉर्डर। इसलिए ये एक बिगिनिंग ऑफ ए न्यू वॉर दिखाई देती है। बिल्कुल। और जो स्थिति बनी हुई है इससे तो यही समझ आ रहा है सर कि एक नए वॉर की भी शुरुआत हो सकती है बहुत जल्द आने वाले दिनों में। लेकिन श्रुति दास गुप्ता जी, जो अभी ये स्थिति बनी हुई है, जो सर भी बता रहे कि देखिए अब लग रहा है कि नए वॉर के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि रूस और यूरोपीय देशों के बीच में अब एक नए प्रतिबंधों के साथ साथ एक नई कूटनीति की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। क्या समझ पा रही हैं इसे देखकर आप? इसमें हमें ये कूटनीति अब इस सेट, ये ऑलरेडी सेट इन सीमेंट है, ये अब ऑलरेडी सॉलिडिफाई हो चुकी है। एक प्रो रशिया कैंप ऑलरेडी उसमें है, एक एंटी रशिया कैंप ऑलरेडी है। न्यूट्रल पावर्स कोई रह नहीं गई हैं यूरोप के अंदर। और जहां तक मैं जानती हूँ इनकी गवर्नमेंट्स ऑलरेडी काफी एंटी रशिया प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी रहती हैं। वो अपने बातों को आगे उस तरह से रखती हैं कि जैसे उनको, उनका बस चले तो शायद वो रशिया के एक एक पैसा जो उनके बैंकों में रखा हुआ है वो सब हजम कर जाएं। रशिया को ऑलरेडी उन्होंने सब इंटरनेशनल लेवल पे ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, वो ना ओलंपिक्स में अपना झंडा फहरा सकते हैं ना किसी और जगह। तो इस तरह से उन्होंने ऑलरेडी काफी नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिए हुए हैं इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर। सेम एस्पेक्ट्स वो इसराइल के साथ नहीं अप्लाई करते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। अगर हम दोनों वॉर्स का कंपैरिजन लें, सेम एस्पेक्ट वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं लगाते हैं, या जब वो पाकिस्तान इंडिया के साथ कर रहा है या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कर रहा है, वो ओनली और ओनली उनका जो नॉर्थ और साउथ कोरिया के अंदर भी ये अप्लाई नहीं करते, चाइना के साथ भी वो सेम अप्लाई नहीं करते जब वो साउथ चाइना सी के अंदर कर रहे हैं। तो एंटी रशिया एलिमेंट जो है वो उनकी कूटनीति के अंदर ऑलरेडी बैठा हुआ है। और सिर्फ उनकी नहीं, उन्होंने बिकॉज उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर, उन्होंने इस चीज को इंटरनेशनली बहुत पब्लिकली कर दिया है ऑलरेडी। G8 से G7 पे कर दिया। तो मतलब आप बात ही नहीं कर रहे हैं, जिस नेशन के साथ आप बात ही नहीं कर रहे हैं उस नेशन के साथ आप किस तरह से समझौता कर पाएंगे। तो ये बात एक सेट है कि एक उनकी ये चेंज आ चुकी है। लेकिन एक पलटती राजनीति की बात ये भी चल रही है कि कुछ नेशंस ने, जैसे इटली की मेलेनी बोल चुकी हैं कि अब समय आ चुका है कि हम लोगों को रशिया के साथ खुद बात करनी चाहिए। अब हमें सिर्फ यूएसए के द्वारा जो आते मैसेजेस हैं उससे मतलब क्या चल रहा है वो समझने की बजाय हमें खुद डायरेक्ट भी बात करनी चाहिए। क्योंकि बिना बात करे ये अब युद्ध जो है 5वें साल में चला आया है, अब ये नहीं रुकेगा। तो एक तो हमने डिफेंस में जो उनके हमने बात कर ली कि उन्होंने एक अपना राजनीतिक चेंज जो लिया है हर यूरोपियन नेशन ने इंडिविजुअली,
कि हमें अब अपने आप को सशक्त करना है। दूसरा चेंज जो हुआ है उनके वॉर डॉक्ट्रिन में हुआ है कि उनको अब सब कोई ड्रोन्स बना रहा है आजकल, क्योंकि उसके अंदर मानहानि कम होती है, जान हानि कम होती है। तो जान हानि कम होने के लिए उनसे उससे बचने के लिए ये हमास स्टाइल चला आया है। हमास स्टाइल जैसे आपको सर ने अभी बताया, वो सिर्फ वहां नहीं है, वो इंडिया में भी यूज होता है। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में भी कितने टनल होते हैं, और अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी टनल्स निकलते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी, ये टनल वाली प्रॉब्लम नई नहीं है, ये टनल वाली लेकिन इसको किस तरह से इफेक्टिवली कॉम्बैट जोन में यूज किया जाए ये हमारे से दिखाया है आपको, और इसीलिए उसको अब यूरोप में अप्लाई किया जा रहा है। अब इसके अंदर अब और क्या हो जाएगा, देयर बी टनल, एंटी टनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप यूज करेंगे, कि जो कंट्री का टनल पाया जाएगा उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए। तो ये भी एक नेक्स्ट स्टेप देखा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर वॉरफेयर को क्योंकि इसको जैसे आप देख रहे हैं गाजा के अंदर, इसको रोकना मुश्किल है। आप एक एक टनल को कब तक ढूंढेंगे, आप एक बंद करेंगे वो चूहे की बिल की तरह होता है, एक बंद करेंगे दूसरी जगह से निकल आएगा। तो ये इसको काउंटर करने के लिए वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना शुरू करेंगे। ये एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाएगा आपस में ही, किसी को ये समझ नहीं आएगा कि जो प्रो रशिया फैक्शन है वो कितना प्रो रशिया है, क्या उन्होंने अलाउ किया है। ये भी एक आपको शायद लिखित में आना लगेगा कि अगर आप जो भी हो जाए युद्ध में आगे जाके आप अपनी धरती को इसके लिए अलाउ नहीं करेंगे, टनल वॉरफेयर के लिए नहीं अलाउ करेंगे, टनल्स बनाने नहीं देंगे, तो ये सारी चीजें अब लिखित में भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये 5 साल के युद्ध, 4 साल के युद्ध में जो 5वें साल में है, हमें विश्व को बहुत कुछ सिखा दिया है, और बहुत बदलती ये राजनीति है, बहुत बदलती ये रणनीति है। इसके अंदर रोज के रोज कुछ हम नया सीखते हैं, समझते हैं। आज जो ये है, हम टनल के अंदर ये सीख रहे हैं कि आप अपने सप्लाई लाइन सिक्योर कर सकते हैं, आप माइंस, पुराने माइंस को यूज कर सकते हैं इस तरह से, और आप अपने टेरिटोरियल एडवांटेज को है और स्ट्रांग बना सकते हैं इस पर्टिकुलर वॉरफेयर के फॉर्मेट से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, जो ये कदम रूस की तरफ से उठाया जा रहा है, हालांकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से विशेषज्ञों का कहना है कि हो सकता है कि